मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट से IADWS के उड़ान का सफल परीक्षण किया। ये एक ऐसी हथियार प्रणाली है जिसमें स्वदेशी मिसाइलों के साथ साथ लेजर सिस्टम भी मौजूद है। यानी मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में भारत को कवच देने के लिए इसे भारतीय सेना का सुदर्शन चक्र भी कहा जा सकता है। डीआरडीओ ने पहला सिस्टम फर्स्ट टेस्ट किया है सक्सेसफुली ओडिशा के कोस्ट से, और उसमें उन्होंने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, दूसरा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, और तीसरा हाई पावर्ड लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, यानी कि इन तीनों चीज़ों को इंटीग्रेट किया है। मीन्स कि हिंदुस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम अब इतना शक्तिशाली है कि दुश्मन का कोई एयरक्राफ्ट या मिसाइल या ड्रोन उसे भेज नहीं पाए। वीडियो सजा के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज स्टेट, यूपी उत्तराखंड। सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता अधिकारों को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है और साफ कर दिया है कि उपभोक्ता फोरम अब न सिर्फ अपने अंतरिम आदेशों को लागू कर सकते हैं, बल्कि सभी आदेशों को लागू करने का अधिकार उनके पास है। इसके साथ ही 18 साल पुरानी खामियां दूर हो गई हैं और माना यह जा रहा है कि अब उपभोक्ता फोरम के आदेशों को सिविल कोर्ट की डिक्री के सामान्य ही माना जाएगा। इससे अब लाखों उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचेगा। वीडियो जर्नलिस्ट जयेंद्र शर्मा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज स्टेट। भारत अमेरिका ट्रेड रिलेशन में तनाव का असर अब दोनों देशों के डाक और पार्सल सेवाओं पर भी दिखाई दे रहा है। 25 अगस्त से भारत ने अमेरिका को जाने वाले सभी तरह के डाक और पार्सल सेवा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ सूचना या फिर चिट्ठी पत्री के अलावा इस तरह के गिफ्ट ही अमेरिका भेजे जा सकते हैं जिसकी कीमत $100 से कम हो। जाहिर है ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद भारत का भी पलटवार शुरू हो चुका है। वीडियो सजा के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज स्टेट, यूपी उत्तराखंड। बाइक से राहुल गांधी जा रहे हैं। तस्वीरों में देखेंगे राहुल गांधी यहाँ पर बाइक से आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे बड़ी तस्वीर आपको दिखाई देगी कि बाइक से राहुल गांधी यहाँ से निकल रहे हैं। तो जो खास तौर पे हम इस वक्त देख रहे हैं तस्वीरें कि कभी राहुल गांधी गाड़ी से चलते हैं, कभी बाइक से चलते हैं। तो राहुल गांधी बाइक से यहाँ से निकल गए हैं और इसी तरीके से पदयात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं। वो वोट यात्रा के मद्देनज़र कभी वो गाड़ी में सवार होते हैं, कभी पैदल चलते हैं, कभी बाइक पे सवार हो जाते हैं। हम इस वक्त पूर्णिया के पंचमुखी चौराहे पे मौजूद हैं और यहाँ पर राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया जा रहा है। राहुल गांधी तो मोटरसाइकिल चला के जा रहे हैं यार, जनता का आदमी है, जनता के लिए है तो मोटरसाइकिल पदयात्रा है तो चलेंगे ही। वोटर अधिकार पदयात्रा है, इसमें तो हर गांव से, हर आदमी से, हर वोटर से मिलने का बात है। जो उनका अधिकार छीना जा रहा है, वोट से वंचित किया जा रहा है, ये बिहार में नहीं चलेगा। चूँकि आज़ादी की लड़ाई में अभी बिहार ने पूरे देश का नेतृत्व किया है। आज जो वोट से वंचित किया जा रहा है, अधिकार से वंचित किया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं करेगा बिहार। गाँव की संस्कृति भी दिखेगी, परंपरा भी दिखेगी और इसी तरीके से राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा चल रही है। ग्राउंड जीरो से आपको हम हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं लगातार। अंतरिक्ष में जाने वाले शुभांशु शुक्ला अब वतन वापसी उनकी हो चुकी है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी उनका इंतज़ार हो रहा है और अब ये इंतज़ार की घड़ियां भी ख़त्म होने वाली हैं। ऐसे में तमाम तरह की तैयारियां की गई है। मैं इस वक्त वहीं मौजूद हूँ जहां पर शुभांशु शुक्ला रहे हैं, खेले हैं बचपन में, और अब वहां आप देख सकते हैं कि इस सड़क का निर्माण किया गया है। सड़क काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत में थी तो उसको भी फ़िलहाल अभी दुरुस्त किया गया है। इसके साथ ही साथ ये आप घर देख सकते हैं शुभांशु शुक्ला का, पूरे घर में लाइटिंग लगी हुई है, सजावट की गई है उनके शुभांशु शुक्ला के आने की खुशी में। इसी तरह अलग अलग जगहों पर राजधानी लखनऊ में इस तरीके से तैयारियां की गई हैं शुभांशु शुक्ला की आने की खुशी में, क्योंकि परिवार में भी इसे लेकर के काफ़ी ज़्यादा खुशी है और देश भर पूरा गर्व महसूस कर रहा है। ऐसे में अब जब शुभांशु शुक्ला यहाँ पर आएंगे तो उनके जो करीबी लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं।
ऐसे में राजधानी लखनऊ में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम रखे गए हैं। जिस समय शुभांशु शुक्ला लखनऊ पहुंचेंगे, तुरंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होगी और उसके बाद अलग अलग जगहों पर कई ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। थराली में बादल फटने की घटना के बाद जो नुकसान हुआ उसका जायजा लेने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज थराली पहुंचे और पूरे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में उन्होंने भ्रमण करते हुए आपदा प्रभावितों से मुलाकात की। उन्होंने ढांढस बंधाते हुए कहा कि इस आपदा की घड़ी में पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। वहीं जो आपदा प्रभावित हैं, जिनके जो बेघर हो गए हैं, उन्हें आपदा राहत शिविरों में ठहराया गया है। जिला प्रशासन को निर्देशित किया है कि लोगों से इस दौरान भावनात्मक तरीके से जुड़ा जाए और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें मुहैया करवाया जाए। वहीं जिला प्रशासन भी लगातार बिजली पानी की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा प्रभावितों को नुकसान का आकलन करने के बाद उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। सुरेंद्र रावत, न्यूज स्टेट, चमोली। गुजरात में पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर है, जिसके लिए वीवीआईपी मूवमेंट है वो चल रही है और जो अन्य जो एजेंसी है वो तपास में जुटी है, जिसको लेकर एक संदिग्ध जो आदमी है उसकी अटकायत की गई है, जो सीरिया का है पर बताया जा रहा है, वो बता रहा है कि वो गाजा का है, जिसको लेके क्राइम ब्रांच ने उसकी अटकायत कर ली है। ये जो आदमी है, ये जो गाजा से जो पैलेस्टाइन का जो लोगों का है उसके लिए जो राहत का जो फंड है वो इकट्ठा कर रहा था। प्राथमिक जाँच में ये पता चला है, जिसको लेकर जो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के जेसीबी शरद सिंघल है उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी है और साथ में बताया है कि जो गांजा के जो जहाँ का जो उसका पासपोर्ट है वो गाजा का बताया जा रहा है, वहाँ से वो आया था और जो मदरसों में से जो फंड है वो वहाँ से लेता है और यहाँ से वो दुबई के माध्यम से सब जगह भेज रहा है, ऐसा जो प्राथमिक अहवाल में बता रहा है। पर जांच में पता चला है कि जो अहमदाबाद जो क्राइम ब्रांच है उसको जो प्राथमिक जो अहवाल है उसमें पता चला है कि ये जो आदमी है ये दुबई से डायरेक्ट कलकत्ता गया था, जो पहली 1 अगस्त को वहाँ उतरा था, उसके बाद बाय रोड वो अहमदाबाद आया है। हालांकि जो दुबई से डायरेक्ट फ़्लाइट है वो अहमदाबाद आ सकती है। वो पर्यटक वीज़ा पे आया था, उसका पासपोर्ट है वो गाजा का बताया जा रहा है। पर ये जो सीरियन नागरिक है जिसकी जो जांच है फिलहाल चल रही है, उसके साथ क्राइम ब्रांच के साथ NIA साथ में रॉ और ATS भी जुड़ गई है। ये जो आदमी संदिग्ध आदमी पकड़ा है उसके साथ 8 लोग और भी दिखे गए हैं, जो उसकी भी तलाश चल रही है। 7 से 8 जो लोग हैं शंकास्पद वो CCTV में कैद हो चुके हैं और उनको लेके भी तफ्तीश है वो जोरों शोरों से चल रही है। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में एक पति और उसके परिवार वालों ने एक महिला को जिंदा जला दिया। अपनी पत्नी को जिंदा जलाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के दौरान जब उसको मेडिकल के लिए लेकर जाया जा रहा था तो वो पुलिस की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में जब फायरिंग की तो मृतका के पति के पैर में गोली लगी। फिलहाल एनकाउंटर के बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें पति और सास के द्वारा मृतका निक्की को पीटा जा रहा है, उसके बाल खींचे जा रहे हैं और पीटने के बाद जब उसको आग लगाई गई तो आग लगने के बाद की भी विचलित कर देने वाली कई तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, उन तस्वीरों से पूरे इलाके के लोगों में आक्रोश है और लोग इसमें बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आरोपियों के घर बुलडोजर चलवाने जैसी कार्रवाई की अपेक्षा फिलहाल पीड़ित परिवार के साथ साथ गांव के तमाम लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो अभी आरोपी पति के साथ साथ कई अन्य घर वालों के खिलाफ भी FIR दर्ज कराई गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 4 टीमें बनाई गई हैं और उन 4 टीमों को अलग अलग दबिश देने के लिए लगाया गया है। पीड़ित परिवार सभी लोगों की गिरफ्तारी के साथ साथ ठोस कार्रवाई की मांग कर रहा है और साथ ही इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर कड़ी से कड़ी सजा यानी फांसी की सजा की मांग करते हुए तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं। अभी भी लोगों के अंदर काफ़ी आक्रोश है और घटना के बाद लोगों द्वारा काफ़ी संख्या में इकट्ठे होकर कासना थाने का घेराव भी किया गया था और जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई थी। हालांकि पुलिस अधिकारियों द्वारा अब परिवार को आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी, जिस पर मामला शांत है और पति विपिन को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल देखना होगा कब तक सभी आरोपियों की जो गिरफ्तारी है वो हो पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा।
आगरा में एसटीएफ और ड्रग विभाग ने अवैध दवाइयों के कारोबार पर कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ 43 लाख रुपए की दवाइयों को सील किया है। आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से ड्रग विभाग को इस बात की जानकारी मिल रही थी कि आगरा में नकली दवाइयों का कारोबार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और इसी को लेकर लखनऊ से इसकी कई टीमें बनाई गई और आगरा भेजी गई और कहा कि स्थानीय पुलिस और ड्रग विभाग को इसमें शामिल न किया जाए और यही वजह रही कि आगरा की एसटीएफ इसमें शामिल हुई और लगातार 48 घंटे से आगरा में हेमा मेडिकल स्टोर और बंसल फार्मास्यूटिकल कंपनी पर यह कार्रवाई जारी थी, जिसमें पुलिस ने एसटीएफ और औषधि विभाग ने खुलासा करते हुए एक बड़े कारोबार पर चाबुक चला दिया। इसी दौरान कार्रवाई के दौरान जो हेमा मेडिकल स्टोर का मालिक हिमांशु अग्रवाल उसने एसटीएफ और औषधि विभाग को खरीदने का प्रयास किया और इस दौरान उसने 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का भी प्रयास किया और कहा कि जो दवाइयां हेमा मेडिकल स्टोर से बरामद हुए हैं उनको अगर एसटीएफ और औषधि विभाग हटा देगा तो इन पैसों को वो डबल भी कर देगा। इस तरह का दोनों विभागों को ऑफर दिया गया, लेकिन एसटीएफ और औषधि विभाग का ईमान नहीं डोला और उन्होंने हिमांशु अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। हिमांशु अग्रवाल के खिलाफ ड्रग विभाग की तरफ से थाना कोतवाली में भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया है। दरअसल लंबे समय से लखनऊ को ये जानकारी मिल रही थी और यही वजह रही कि आगरा के अलावा 2 मंडल के 6 ड्रग इंस्पेक्टर सहित 2 सहायक औषधि आयुक्त को इसमें शामिल किया गया और इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अब देखना ये होगा कि आगे इस कार्रवाई में कौन कौन लोग बड़े जो कि इस अवैध कारोबार का धंधा चलाते थे वो कब तक गिरफ्तार होंगे, उन पर क्या कार्रवाई होगी, आने वाला वक्त बताएगा। न्यूज़ 10 के लिए आगरा से शिव चौहान। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में सट्टा किंग प्रदीप गोयल के ऊपर गैंगस्टर एक्ट 14A के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल पूरा मामला बुढ़ाना कोतवाली के क्षेत्र गांव विज्ञाना के प्रदीप गोयल का है। कुछ दिनों पहले ही पान की दुकान चलाने वाले एक व्यक्ति द्वारा ये कह लीजिए कि प्रदीप पहले पान की दुकान चलाता था, धीरे धीरे उसने सट्टे के कारोबार में अपना दांव आजमाया और धीरे धीरे वह मुजफ्फरनगर और आसपास के क्षेत्र में सट्टे का किंग बन गया। अगर बीती रात की बात कही जाए तो पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत उसके ऊपर लगभग 6.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है और साथ के साथ पुलिस का कहना ये भी है कि इसकी और भी बहुत सारी संपत्तियां ऐसी है जो जांच में अभी और आनी बाकी है। जैसे ही वे जांच में वे संपत्तियां सामने आएगी उसके खिलाफ भी तुरंत ही पुलिस का एक्शन लिया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने अब यह ठान लिया है कि जो कोई भी व्यक्ति इस तरह का अपराध सट्टा चलाएगा या सट्टे को संरक्षण देगा उसके खिलाफ बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर से न्यूज़ स्टेट के लिए अरविंद चौधरी। फतेहपुर में एक घर में विस्फोट होने से पूरा घर तबाह हो गया। बात करें तो फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के 12 मील गांव के पास एक घर है जिसमें पटाखा की फैक्ट्री चला रहा था और जिसमें पति और पत्नी दोनों मौके पर मौजूद थे। विस्फोट होने के बाद पत्नी की मौके पर मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल है, जिसको फतेहपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत बेहद ही नाजुक बताई जा रही है। पूरे मामले पर हुसैनगंज थाना पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचती है और जांच पड़ताल में जुट जाती है। हालांकि रेस्क्यू करने के बाद से जो भी महिला घायल अवस्था में उसकी मृत्यु हुई थी उसको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया और उसको पीएम के लिए भेज दिया गया है, लेकिन उसके पति जहां पर गंभीर रूप से घायल हैं उनका फतेहपुर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। फतेहपुर से नरेंद्र सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। मेरे पीछे जिस भव्य इमारत को आप देख रहे हैं दरअसल ये गाजियाबाद का हज हाउस है और यहाँ से हज यात्री हज करने के लिए रवाना होते हैं। यहीं पर पंजीकरण किया जाता है। साल में 2 महीने हज यात्रा जब शुरू होती है तो हज यात्री यहाँ आके रुकते हैं। आपको बता दें समाजवादी पार्टी की सरकार रहने के दौरान हज हाउस का निर्माण कराया गया था और 52 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनवाया गया था। भव्य हज हाउस की तस्वीरें आप देख सकते हैं, लेकिन जिस दौरान इसको बनाया गया था बेहद आलीशान और भव्य था, लेकिन अब
जब इसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है तो इसकी हालत थोड़ी खस्ता हो चली है। 2016 में ये बनकर तैयार हो गया था। आपको ये भी बता दें 36 वीवीआईपी कमरे इस हज हाउस के अंदर बनाए गए हैं। इसके अलावा 1886 यात्री एक साथ यहाँ पर रुक सकते हैं। यहाँ पर निजी कार्यक्रम, शादी ब्याह किए जा सकेंगे और 25,000 रुपये की रसीद यहाँ की जो कमेटी है उनको कटवानी होगी और बाकी का जो बाद में यहाँ का जो मेंटेनेंस है वो देखना होगा। तो जो 25,000 की रसीद है उसे कटवाने के बाद यहाँ का जो कंपाउंड है, जो ग्राउंड है, वहाँ पर टेंट लगाने की परमिशन और जो अंदर कमरे हैं वो आपको मुहैया करा दिए जाएंगे ताकि आप कोई भी कार्यक्रम यहाँ पर कर सकें। तो यानी साल में 2 महीने छोड़कर जब हज यात्रा चलती है उसके अलावा जो 10 महीने हैं उन 10 महीने में इस हज हाउस का इस्तेमाल निजी कार्यक्रम और शादी ब्याह के लिए किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद। कुमाऊं का प्रसिद्ध ऐतिहासिक मेला नंदा देवी मेला जो 28 तारीख से शुरू होने जा रहा है और इस मेले की भव्य तैयारियों को लेकर आज मंदिर समिति ने प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से इस मेले को किया जाएगा और कहां कहां ये मेला आयोजित किया जाएगा, इसके लिए किस तरीके से मंदिर समिति कार्य कर रही है। इस समय नंदा देवी मंदिर समिति के मंदिर के जो प्रांगण में इस समय हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मंदिर में जो है पूरी तैयारियाँ होने लग गई हैं और 28 तारीख से जो मेला शुरू होने जा रहा है उसकी पूरी भव्य तैयारी यहाँ पर की जा रही है। मंदिर समिति द्वारा बताया गया है कि इस बार नंदा देवी मंदिर प्रांगण से लेके स्थानीय एडम से इंटर कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए ग्राउंड लिया गया है और ये मेला जो है पूरी भव्य तरीके से किया जाएगा। इस मेले में के उद्घाटन के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जो हैं उनके आने की पूरी संभावना है और मेले का जो विधिवत उद्घाटन है वो चंद्रवंशी राजाओं के प्रपौत्र के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। न्यूज स्टेट के लिए अल्मोड़ा से शिवराज सिंह कपकोटी। वाराणसी में पिछले 24 घंटे से हो रही रुक रुक के बरसात ने जनजीवन को खासा प्रभावित किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वाराणसी का ये लंका का इलाका है, बीएचयू गेट सामने है और यहाँ पर किस तरीके से लगातार वाटर लॉगिंग देखी जा रही है। लोग इसी तरीके से वाटर लॉगिंग में आने जाने को मजबूर है, जबकि बीएचयू अस्पताल भी है। तो ख़ास तौर पर जो यहाँ से जाने और आने वाले लोग हैं वो बेहद परेशान हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर हो रही बरसात में जहां लोगों का जीना मुश्किल किया है, वहीं मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि अभी 24 से 48 घंटे तक मौसम का मिजाज कुछ इसी तरीके से रहने वाला है। नगर निगम के जो दावे थे कि वाटर लॉगिंग नहीं होगी, सीवर को पूरी तरीके से साफ किया गया है, वो सारे दावे सिर्फ कागज़ों पर नज़र आए हैं। ज़मीनी स्तर पर किस तरीके से पानी बरसने के साथ ही वाराणसी के सबसे पॉश इलाके में शामिल वाराणसी का लंका बीएचयू इलाका किस तरीके से पानी में तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दर्शाता है कि वाराणसी में जरा सी बारिश होते ही किस तरीके से सड़कों पर लगातार पानी लग जा रहा है और जिससे लगातार लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल जहां एक तरफ गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ था पर फिलहाल नीचे आया है, तो वहीं अब दूसरी तरफ ये परेशानी है कि बारिश होते ही पानी जो है वो सड़कों पर लग रहा है, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं और जगह जगह पर जो पीने के पानी की सप्लाई है उसमें खासी दिक्कत सामने आ रही है। तो वाराणसी में पानी बरसने के साथ ही जो वाटर लॉगिंग है और सीवर जाम की समस्या है उससे लोग बेहद ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक व्यक्ति ने हजारों रुपए हवा में उड़ा दिए। घटना का वीडियो भी सामने आया है। नोट उड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो शिमला के रिज मैदान का है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह व्यक्ति दिल्ली का रहने वाला है और इसका नाम सतीश खुराना है। 55 साल का यह व्यक्ति शिमला घूमने आया हुआ था और पुलिस से पूछताछ के दौरान इसने बताया कि पैसे बांटने के लिए उसे कोई भी व्यक्ति नहीं मिल रहा था, इसलिए रिज पर जाकर पैसे उड़ा दिए। वायरल वीडियो में कुछ लोगों को यह भी कहते हुए सुना जा सकता है कि नोट उड़ाने वाला व्यक्ति नशे में है। हालांकि घटना के बाद
पुलिस ने नोट उड़ाने वाले व्यक्ति से भी पूछताछ की। इस दौरान उसके नशे में होने की कोई भी बात सामने नहीं आई है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद से ही देर रात से जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश जो है वो देखने को मिल रही है और इस बारिश के चलते अब नदी और नाले जो हैं वो उफान पे हैं। फिलहाल हम यहाँ पर तवी नदी के नज़दीक यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तवी नदी जो है वो अपना विकराल रूप जो है वो यहाँ पर दिखा रही है। और ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये हर की पौड़ी मंदिर का यहाँ पर इलाका है और अब यहाँ पर मंदिर प्रशासन जो है वो किसी को भी यहाँ पर तवी नदी के नज़दीक जो है वो जाने नहीं दे रहा है, क्योंकि तवी नदी जिस तरीके से यहाँ पर बह रही है वो अपने साथ किस तरीके से यहाँ पर मलबा लेकर आ रही है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से तवी नदी ने जो विकराल रूप दिखाया है। उसके बाद ये तवी नदी का पानी मंदिर तक यहाँ पर पहुंचता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन आप ये सामने ये जो मंदिर देख सकते हैं हर की पौड़ी का, यहाँ पर कई बार पानी जो है वो पहले भी यहाँ पर आ चुका है और काफी नुकसान पहुंचा चुका है। ऐसे में अब मंदिर प्रशासन जो है वो किसी को भी यहाँ पर आगे जाने नहीं दे रहा। इस समय भी जो बारिश हो रही है, जो मौसम विभाग ने यहाँ पर अलर्ट जारी किया है, उसके बाद जो तवी नदी के पास ये जो हर की पौड़ी मंदिर है यहाँ पर भी जो मंदिर प्रशासन है उसने अब यहाँ पर किसी को आगे जाने जो है वो नहीं दे रहा। और कोशिश यहाँ पर मंदिर प्रशासन की भी यही है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आए उनको किसी तरह का नुकसान जो है वो यहाँ पर ना हो। हिमाचल प्रदेश में आफत की बारिश का दौर जारी है। जिला चंबा में बादल फटने की घटना सामने आई है। डलहौजी तलाई मार्ग पर तलाई नामक स्थान पर बादल फटने से नाला उफान पर आ गया। नाले में आई बाढ़ नीचे स्थित गुलियाना गांव तक पहुंच गई। गुलियाना गांव में नाले की बाढ़ की चपेट में आकर 3 से 4 चौपहिया वाहनों सहित कुछ दोपहिया वाहन बह गए। बिजली के ट्रांसफार्मर सहित खंभों व तारों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। गांव में डर का माहौल बना हुआ है। मध्य प्रदेश राजस्थान के सीमावर्ती जिले कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, मंदसौर, रतलाम, नीमच, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना में हो रही बारिश का प्रभाव अंचल की नदियों में देखा जा रहा है। अंचल की पार्वती, काली सिंध, कूनू, सीप, परवन नदियों का जल सैलाब चंबल में पहुंच रहा है। इस कारण चंबल खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मुरैना के राजघाट पर चंबल नदी के खतरे का निशान 138 मीटर है, जबकि विगत शाम से इसका जल स्तर 139 मीटर पर बना हुआ है। चंबल में बढ़ते जल स्तर के कारण जिले के 91 गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि ग्रामीणों को ये भय है कि अभी वह सेफ हाउस से कुछ ही समय पहले अपने घरों पर पहुंचे हैं, एक बार फिर उन्हें कहीं सेफ हाउस में न जाना पड़े। इसके लिए प्रशासन द्वारा 91 गांव में मुनादी कराकर यह चेतावनी दी गई है कि कोई भी ग्रामीण तटीय इलाकों में न जाए और पानी के नज़दीक भी न पहुंचे। वहीं पुलिस द्वारा पर्याप्त सुरक्षा के लिए सशस्त्र बल तैनात किया गया है। कैमरा पर्सन शमशेर खान के साथ उपेंद्र गौतम, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मध्य प्रदेश में लगभग 16 जिलों में जो है मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी भोपाल की बात कहें तो राजधानी भोपाल में भी जो है पिछले 2 दिनों से मौसम सुहावना नज़र आ रहा है। जो आसमान है उसमें काली घटाएं नज़र आ रही हैं और जो झील का नज़ारा है राजधानी भोपाल का, उस झील में भी जो है लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। और सड़कों की बात कहें तो राजधानी भोपाल की सड़कें लबालब हो रही हैं बारिश के कारण। तो कहीं ना कहीं निगम प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है उस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जिस तरीके से अल्पना तिराहे में जल भराव की स्थिति पैदा हो रही थी और राजधानी भोपाल के निचले इलाकों में स्थिति पैदा हो रही थी, उसके बाद जो है निगम प्रशासन की जो कुंभकर्णीय नींद है वो नहीं खुली और लगातार जल भराव की स्थिति बनी रही। हालांकि हम यदि बड़ी झील का नज़ारा देखें तो बड़ी झील में जो है लगातार पानी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये राजधानी भोपाल के बड़े तालाब के पीछे का हिस्सा है जो हम अभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो इस झील में भी लगातार जो है पानी बढ़ता जा रहा है। उसका कारण यह है कि जो आसपास जो ये होती है जलकुंभी होती है, अब वो बहकर जो है तालाब में आने लगी है। जलकुंभी जो है अपना जाल बिछाने लगी। तो इस और भी झील संरक्षण विभाग को ध्यान देना चाहिए कि राजधानी भोपाल की धरोहर
जो बड़ा तालाब जिसे हम कहते हैं उसमें भी गंदगी कहीं ना कहीं ना हो पाए, इसके लिए भी झील विभाग को जो है तालाब में अब बड़ी बड़ी मशीनें उतारने की आवश्यकता है। लेकिन अभी हम फिलहाल बात करें तो मौसम जो है राजधानी भोपाल में सुहावना बना हुआ है और जो उमस भरी गर्मी थी उससे अब राजधानी वासियों को राहत मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप बेस के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट भोपाल। इस समय हम श्री कृष्ण जन्मस्थान के समीप पोशाक की दुकान पर हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो ठाकुर जी के विग्रह हैं वो सुंदर सुंदर विग्रह यहाँ पर हैं और ठाकुर जी की पोशाकें भी हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर जो ठाकुर जी की साज सज्जा की जो सामग्री है, एक तरीके से कहें तो उनके अभिषेक से लेकर पूजा अर्चना से लेकर उनकी पोशाक यहाँ पर मिलती हैं। किस तरह से यहाँ सुंदर सुंदर पोशाक हैं, जब ठाकुर जी को ये धारण कराई जाती हैं तो अद्भुत एक अलग ही नज़ारा वहाँ पर दिखाई देता है। ये अलग अलग यहाँ पर विग्रह हैं ठाकुर जी के बाल रूप में। देखिए यहाँ कामधेनु गाय है और राधा कृष्ण का जो स्वरूप है, तो अलग अलग तरीके से जब ये पोशाक धारण कर लेते हैं तो इस तरीके से और जो छवि है वो किस तरीके से अलग और अद्भुत और अलौकिक दिखाई देती है। यहाँ राधा कृष्ण के स्वरूप हैं और लड्डू गोपाल के भी स्वरूप हैं, देखिए किस तरीके से। लेकिन जो अधिकतर जो पूजा जाता है वो विग्रह उनका लड्डू गोपाल वाला विग्रह है। और भी आपको ऐसी सुंदर तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से ठाकुर जी जब अपने स्वरूप में आ जाते हैं, जब उनके सेवक उनकी पूजा करते हैं तो इस तरीके से श्रृंगार कराया जाता है, बालों का ध्यान रखा जाता है, मुकुट का ध्यान रखा जाता है, उन्हें सुंदर पोशाक पहनाई जाती है और ये माखन की मटकी है, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। तो इसी तरह उन्हें भोग लगाया जाता है। देखिए घंटी है, आरती का दीपक है, तो तमाम ऐसी धूप बत्ती, ऐसी तमाम सामग्री हैं जो सुबह होते ही ठाकुर जी को सबसे पहले स्नान कराया जाता है, पहले घंटी से उनको जगाया जाता है, फिर उनका अभिषेक कराया जाता है, फिर जिस तरीके से उनकी पूजा की जाती है, धीरे धीरे एक बच्चे की तरह उनकी दिन भर पूजा की जाती है और उनका सुलाने तक का ध्यान जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनके भक्त होते हैं, वो ध्यान रखते हैं। सारस्वत, श्री कृष्ण जन्मस्थान, मथुरा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।